हर सुबह की तरह हाउसकीपर फ्रैन अपने मालिक हार्लेन थ्रॉम्बे का नाश्ता रेडी कर चुकी थी। फ्रैन जब नाश्ता लेकर हार्लेन के स्टडी रूम में पहुंची तो देखा कि सामने सोफे पर हार्लेन की लाश पड़ी थी। उनकी गर्दन कटी हुई थी, जिससे उनके बदन का सारा खून बहकर जमीन पर फैल गया था। वहीं जमीन पर एक चाकू भी पड़ा था। देखकर तो लग रहा था मानो हार्लेन ने उसी चाकू से अपनी ही गर्दन काट ली हो। मशहूर क्राइम नॉवलिस्ट हार्लेन थ्रॉम्बे अरबों की संपत्ति और एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के मालिक थे। वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बड़े से बंगले में पूरी शानो शौकत के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहे थे। हादसे वाली रात वो अपने परिवार के साथ अपना 85th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पर किसे पता था कि ये जन्मदिन हार्लेन की मौत की तारीख में तब्दील हो जाएगी। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि हार्लेन ने खुदकुशी ही की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके अगली सुबह शहर के एक जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव बेनुआ ब्लांक के घर किसी अनजान व्यक्ति का भेजा एक एनवेलप आया। उस एनवेलप में नोटों की एक गड्डी के साथ एक न्यूज़पेपर का कटआउट भी था, जिसमें हार्लेन की मौत की खबर छपी थी। ब्लांक समझ गया कि वो अनजान शख्स जो कोई भी है, वो जानता है कि हार्लेन की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, और वो शख्स हार्लेन के केस की दोबारा छानबीन करवाना चाहता है। करीब एक हफ्ते तक हार्लेन के केस को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ब्लांक ने हार्लेन का केस रीओपन करवाया और पुलिस के उन 2 ऑफिसर्स के साथ केस की तहकीकात करने हार्लेन के बंगले में जा पहुंचा, जिन्होंने हार्लेन की मौत को सुसाइड साबित किया था। पुलिस ऑफिसर्स ने हार्लेन के पूरे परिवार और उन नौकरों को दोबारा पूछताछ के लिए बंगले में बुलाया जो उस रात हार्लेन की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। उस पार्टी में जो शामिल हुए थे उनमें सबसे पहले थी हार्लेन की सबसे बड़ी बेटी लिंडा, जो अपने पति रिचर्ड और बेटे रैनसम के साथ आई थी। लिंडा की खुद की एक रियल एस्टेट कंपनी थी। लिंडा का पति रिचर्ड लिंडा के बिजनेस में उसका हाथ बटाता था। उसके बाद थी हार्लेन की बहू जॉनी, जो अपनी बेटी के साथ आई थी। जॉनी हार्लेन के मझले बेटे की पत्नी थी। हार्लेन का मझला बेटा 15 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन हार्लेन हमेशा से जॉनी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और जॉनी और उसकी बेटी का सारा खर्च उठाते थे। उसके बाद था हार्लेन का सबसे छोटा बेटा वॉल्ट। वॉल्ट भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ पार्टी में आया था। वॉल्ट हार्लेन की पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ था। उनके साथ हार्लेन की बूढ़ी माँ भी थी, जो हार्लेन के साथ ही बंगले में रहती थी। उनके अलावा हाउसकीपर फ्रैन और हार्लेन की प्राइवेट नर्स मार्ता भी उस पार्टी में शामिल हुई थी। ब्लांक ने उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले ब्लांक ने हार्लेन की बड़ी बेटी लिंडा को बुलाया और पूछा, क्या आप अपने पति रिचर्ड और अपने बेटे रैनसम के साथ पार्टी में आई थी? इस पर लिंडा ने बताया, रिचर्ड हमसे पहले ही पार्टी में आ गया था, क्योंकि उसे केटरर्स को सेटअप करने में मदद करनी थी। ये सुनकर ब्लांक ने लिंडा को बाहर भेज दिया और उसके पति रिचर्ड को पूछताछ के लिए अंदर बुलाया। ब्लांक ने रिचर्ड से कहा, हमने केटरर्स से बात की थी। उनका तो कहना है कि पार्टी वाले दिन आपने उनकी कोई मदद नहीं की, फिर भला आप बंगले में जल्दी आकर कर क्या रहे थे? एक केटरर ने हमें यह भी बताया कि उन्होंने हार्लेन के कमरे से आती किसी की आवाज सुनी थी, जो हार्लेन से किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। केटरर को उनकी कुछ बातें सुनाई दी, जिसमें हार्लेन कह रहे थे, तुम उसे बता रहे हो या मैं बताऊं? क्या हार्लेन की बहस आपसे हो रही थी? इस पर रिचर्ड ने कहा, नहीं, वो मैं नहीं था, शायद वो जॉनी होगी, क्योंकि जॉनी भी तो पार्टी शुरू होने से पहले ही आ गई थी और वो हार्लेन से भी मिली थी। ये सुनकर ब्लांक ने कहा, केटरर के मुताबिक हार्लेन के कमरे से उन्हें आदमियों के बहस की आवाज आई थी, ना कि किसी औरत की। ये सुनकर रिचर्ड के पसीने छूट गए, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल हार्लेन अपनी माँ को नर्सिंग होम में रखने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी लिंडा को यह सुनकर दुख होता, इसलिए हार्लेन कह रहे थे कि उनकी माँ को नर्सिंग होम में रखने वाली बात तुम लिंडा को बता रहे हो या मैं बताऊं? हालांकि ब्लांक ने पहले ही रिचर्ड के बारे में कुछ बातें पता कर रखी थी, जिसके मुताबिक रिचर्ड का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। ब्लांक ने अंदाजा लगाया कि हार्लेन को रिचर्ड के अफेयर का पता लग गया होगा और पार्टी वाले दिन इसी बात पर हार्लेन की रिचर्ड से बहस हुई होगी और हार्लेन ने रिचर्ड को धमकाते हुए कहा होगा, तुम लिंडा को अपनी सच्चाई बता रहे हो या मैं बताऊं? हालांकि ब्लांक ने उस वक्त रिचर्ड से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। तभी रिचर्ड ने ब्लांक को बताया, पार्टी वाली रात तो वॉल्ट और हार्लेन के बीच भी तगड़ी बहस हुई थी। इस पर ब्लांक ने पूछा, वो बहस किस बारे में थी? रिचर्ड ने बताया, वॉल्ट ने आज तक अपने दम पर कुछ नहीं किया है। हार्लेन उसे हर साल 2 किताबें लिख कर देते थे, जिन्हें ही वो पब्लिश करता था। उसकी बदौलत ही उनकी पब्लिशिंग कंपनी चल रही थी। लेकिन अब वॉल्ट ज्यादा पैसे कमाने के लिए हार्लेन की किताबों की राइट्स फिल्म प्रोड्यूसर्स को बेचना चाहता था,
पर हार्लेन नहीं चाहते थे कि उनकी किताब पर कोई फिल्म बने। पार्टी वाली रात इसी बात पर वॉल्ट और हार्लेन के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद हार्लेन ने वॉल्ट को अपनी पब्लिशिंग कंपनी से ही निकाल दिया था। ये सुनकर ब्लांक ने वॉल्ट को अंदर बुलाया और पूछा, रिचर्ड ने हमें बताया कि पार्टी वाली रात आपकी हार्लेन के साथ कोई बहस हुई थी। इस सवाल पर वॉल्ट की जुबान भी हकलाने लगी। उसने कहा, मेरे और पिताजी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती थी, लेकिन पार्टी वाली रात पिताजी और रिचर्ड के बेटे रैनसम के बीच काफी बड़ी बहस हुई थी, जिसके बाद रैनसम गुस्से में पार्टी छोड़कर ही चला गया था। ब्लांक ने पूछा, वो बहस किस बारे में थी? इस पर वॉल्ट ने बताया, पार्टी वाली रात हमने पिताजी के कमरे से आती पिताजी और रैनसम के बीच हुए बहस के 1-2 शब्द सुने थे, जिससे हमें समझ आया कि पिताजी रैनसम से अपनी जायदाद को लेकर बहस कर रहे थे। उसके कुछ देर बाद हमने रैनसम को पिताजी को धमकी देते हुए सुना। फिर रैनसम गुस्से में कमरे से बाहर आया और सीधा पार्टी छोड़कर ही चला गया। हमारे पूरे परिवार में एक रैनसम ही है जो कोई काम नहीं करता है और बस अय्याशियों में पैसे उड़ाता है, लेकिन बावजूद इसके हार्लेन रैनसम को बहुत चाहते थे और उसकी नादानियों को नजरअंदाज करते आ रहे थे। लेकिन रैनसम की अय्याशियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मुझे तो लगता है कि इसी वजह से पिताजी ने उस रात रैनसम को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया होगा, इसलिए तो रैनसम पिताजी के फ्यूनरल में भी शामिल नहीं हुआ था। हालांकि रैनसम ब्लांक की पूछताछ में भी नहीं आया था, इसलिए उसे छोड़ ब्लांक ने पूछताछ के लिए हार्लेन के मर चुके बेटे की विधवा जॉनी को बुलाया। ब्लांक ने जॉनी से कहा, रिचर्ड ने हमें बताया कि पार्टी शुरू होने से पहले आपकी हार्लेन से कोई बातचीत हुई थी, वो किस बारे में थी? ये सवाल सुनकर जॉनी के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उसने कहा, हार्लेन हर साल मुझे सालाना खर्च देते हैं और मेरी बेटी की स्कूल की फीस के पैसे वो डायरेक्ट स्कूल में ट्रांसफर करवा देते हैं। उन्हें उन पैसों को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, हमारी बस इसी बारे में बात हुई थी, लेकिन फिर हार्लेन की वो गलतफहमी दूर हो गई थी। लेकिन ब्लांक जानता था कि जॉनी भी झूठ बोल रही थी। ब्लांक को पता चला था कि हार्लेन जॉनी की बेटी की स्कूल फीस डायरेक्ट स्कूल में तो ट्रांसफर करवा देते थे, लेकिन जॉनी स्कूल फीस के उतने ही पैसे अपने सालाना खर्च में भी ऐड करवा लेती थी। इस तरह से वो हार्लेन से अपनी बेटी की स्कूल फीस के डबल पैसे ऐंठ लेती थी। ब्लांक को शक था कि हार्लेन ने जॉनी की ये चोरी पकड़ ली होगी और उसे पैसे देने बंद कर दिए होंगे। इसी बात पर हार्लेन और जॉनी की बहस हुई होगी। इसके बाद ब्लांक कुछ देर के लिए पूछताछ का सिलसिला रोककर बंगले के बाहर एक गेस्ट हाउस के पास आ गया। ब्लांक ने अपने एक साथी पुलिस ऑफिसर से कहा, मुझे शुरू से बताओ कि जिस रात हार्लेन की मौत हुई थी, उस रात उसके परिवार के सारे लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? इस पर ऑफिसर ने ब्लांक को बताया, रैनसम तो बर्थडे पार्टी से पहले ही बंगले से चला गया था और जॉनी की बेटी भी पार्टी के बीच अपने दोस्तों से मिलने चली गई थी। हार्लेन की बर्थडे पार्टी रात 11:30 बजे तक खत्म हुई, जिसके बाद हार्लेन की नर्स मार्ता रोजाना की तरह हार्लेन को दवाई देने उसके कमरे में ले गई। हार्लेन का कमरा ऊपरी मंजिल पर था और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक नीचे वाले कमरे में लिंडा अपने पति के साथ सो रही थी। लिंडा ने बताया कि उसकी नींद बहुत कमजोर है, इसलिए जितनी बार भी कोई सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर गया या ऊपर से नीचे आया, उतनी बार सीढ़ियों की चरमराहट भरी आवाज से लिंडा की नींद खुली। लिंडा ने बताया था कि उस रात उसने 2 बार सीढ़ियों की आवाज सुनी थी। हमने परिवार वालों से जब इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि मार्ता जब हार्लेन को दवाई देने उसके कमरे में ले गई थी, उसके आधे घंटे बाद मार्ता हार्लेन को सुलाकर घर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे आई। ये पहली बार था जब सीढ़ियों की आवाज से लिंडा की नींद खुली थी। उस वक्त वॉल्ट बाहर पोर्च पर खड़ा सिगार पी रहा था और उसका बेटा वहीं बैठा मोबाइल में गुम था। मार्ता ने वॉल्ट को बताया कि वो घर जा रही है और अपनी कार में बैठकर निकल गई। वॉल्ट के मुताबिक मार्ता के जाते ही उसने समय देखा था। उस वक्त रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसके ठीक 15 मिनट बाद सीढ़ियों की आवाज से एक बार फिर लिंडा की नींद खुल गई। ये दूसरी बार था जब लिंडा को सीढ़ियों की आवाज आई थी। वॉल्ट ने बताया था कि उस वक्त सीढ़ियों से नीचे आने वाले हार्लेन थे। उसने उन्हें नीचे आते हुए देखा था। वॉल्ट के मुताबिक हार्लेन मिडनाइट स्नैक्स के लिए चोरी छुपे किचन में जा रहे थे, लेकिन रात के वक्त स्नैक्स खाना हार्लेन के सेहत के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वॉल्ट ने उन्हें बाहर से ही आवाज देकर वापस बेड पर जाने को कहा और वो चुपचाप वापस चले गए। वॉल्ट करीब 12:30 बजे तक सिगार पीता हुआ पोर्च पर ही खड़ा था। फिर ठीक 12:30 बजे जॉनी की बेटी घर लौटी और सीधा सोने चली गई। उसके कुछ देर बाद वॉल्ट और उसका बेटा भी सोने चले गए। उस रात बस यही सारी घटनाएं हुई थी। ये बताकर ऑफिसर ने ब्लांक से कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि हार्लेन की मौत 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुई थी, लेकिन वॉल्ट ने 12:15 के आसपास हार्लेन को स्नैक्स खाने के लिए नीचे आते देखा था। इसका मतलब है कि हार्लेन की मौत 12:15 से लेकर 2 बजे के बीच हुई। मैंने अच्छी तरह छानबीन की है। उस वक्त सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे।
और रही बात रैंसम की, तो वो तो घर पर था ही नहीं, इसलिए उसके कातिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नर्स मार्ता तो 12 बजे ही घर चली गई थी, इसलिए वो भी कातिल नहीं हो सकती। इससे ये बात साबित होती है कि हार्लेन की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुशी की थी। हालांकि ब्लांक का जासूस दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। तभी ब्लांक ने देखा कि गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हार्लेन की नर्स मार्ता छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। ब्लांक मार्ता को बाहर ले आया। मार्ता काफी घबराई हुई थी। ब्लांक को हार्लेन की फैमिली से पता चला था कि मार्ता हार्लेन की काफी समय से देखभाल करती आ रही थी। हार्लेन भी मार्ता को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उसे अपनी और अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताते थे। इसके साथ ही ब्लांक को मार्ता के बारे में एक अजीब सी बात भी पता चली थी। मार्ता को बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी थी। वो जब भी झूठ बोलती थी तो उसे उल्टी आ जाती थी, इसलिए मार्ता कभी झूठ नहीं बोल पाती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए ब्लांक ने मार्ता से पूछा, मुझे शक है कि हार्लेन ने जॉनी की पैसों की चोरी पकड़ ली थी और उसे आगे से कोई भी पैसे देने से मना कर दिया था। क्या ये बात सच है? पर मार्ता हार्लेन के परिवार का कोई भी राज नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए ना में जवाब दिया। लेकिन तभी झूठ बोलने की वजह से उसे उल्टियां आने लगी। इससे ब्लांक को ये बात कंफर्म हो गई कि हार्लेन की जॉनी से इसी बात को लेकर बहस हुई थी। मार्ता की इस कमजोरी का फायदा उठाकर ब्लांक ने ये बात भी कंफर्म कर ली कि हार्लेन को रिचर्ड के अफेयर का भी पता चल चुका था। अब ब्लांक का पूरा शक रिचर्ड, जॉनी, वॉल्ट और रैंसम पर आ चुका था, क्योंकि केवल उन चारों के पास ही हार्लेन को मारने की वजह थी। ब्लांक ने मार्ता से आगे पूछा, हार्लेन की मौत वाली रात पार्टी खत्म होने के बाद ठीक 11:30 बजे तुम हार्लेन को उनके कमरे में लेकर गई थी। उसके बाद 12 बजे तुम अपने घर चली गई। मुझे बताओ कि उस आधे घंटे में क्या क्या हुआ था। ये सुनकर मार्ता के पसीने छूट गए। वो मन ही मन उस रात घटी घटना के बारे में सोचने लगी। दरअसल उस रात पार्टी खत्म होने के बाद मार्ता हार्लेन को दवाई देने उनके कमरे में ले जा रही थी। करीब 1 हफ्ते पहले हार्लेन को शोल्डर इंजरी हुई थी, जिस वजह से मार्ता उन्हें किटोरोलैक नाम की पेन किलर मेडिसिन दे रही थी। लेकिन कभी कभी दर्द ज्यादा होने पर वो उन्हें थोड़ी मात्रा में मॉर्फिन नाम की एक नशीली ड्रग भी देती थी, जो हार्लेन को चैन से सोने में मदद करता था। लेकिन उस रात हार्लेन सोने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो अपने ऑफिस में आ गए और वो बोर्ड गेम निकाल लिया जिसे वो हर रोज मार्ता के साथ खेला करते थे। इस पर मार्ता ने पेन किलर और मॉर्फिन की शीशी उसी टेबल पर रख दी और हार्लेन के साथ गेम खेलने लगी। पर हार्लेन जब गेम में हारने लगे तो मजाक ही मजाक में उन्होंने गेम की टेबल ही पलट दी, जिससे बोर्ड गेम के साथ साथ दवाइयों की शीशियां भी नीचे गिर गई। इसके बाद तो मार्ता ने हार्लेन की एक नहीं सुनी। उसने हार्लेन को बच्चों की तरह डांट लगाते हुए नीचे से पेन किलर की शीशी उठाई और रोजाना की तरह उसमें से 100 मिलीग्राम पेन किलर इंजेक्शन में भरकर हार्लेन के हाथ में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद मार्ता ने हार्लेन को 3 मिलीग्राम मॉर्फिन ड्रग देने के लिए मॉर्फिन की शीशी उठाई और उसे इंजेक्शन में भरने लगी। तभी उसने देखा कि वो मॉर्फिन की शीशी नहीं बल्कि पेन किलर की शीशी थी। यानी कि मार्ता ने पहले हार्लेन को गलती से पेन किलर की जगह 100 मिलीग्राम मॉर्फिन दे दिया था। ये जानकर मार्ता के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मॉर्फिन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके 100 मिलीग्राम डोज से कोई भी इंसान केवल 10 मिनट के अंदर मर सकता था। मार्ता जल्दी अपने बैग में मॉर्फिन का एंटीडोट तलाशने लगी। मार्ता हमेशा मॉर्फिन के साथ उसका एंटीडोट भी रखती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन उसके बैग में एंटीडोट नहीं था। मार्ता फौरन एम्बुलेंस को फोन करने लगी, लेकिन तभी हार्लेन ने उसे रोक लिया और कहा, ये बंगला शहर से इतनी दूर है, किसी भी एम्बुलेंस को यहाँ आने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे और अब मेरे पास केवल 6 मिनट बचे हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं बचा सकती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत का इल्जाम तुम पर आए, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हार्लेन ने मार्ता को इस मुसीबत से निकलने का एक प्लान समझाया। उसके बाद हार्लेन एक चाकू उठाकर सोफे पर लेट गए और इससे पहले कि मार्ता कुछ कर पाती, हार्लेन ने उस धारदार चाकू से अपनी गर्दन ही काट ली और मौत को प्यारे हो गए। ये देख मार्ता की जान ही हलक में आ गई। अब मार्ता के पास हार्लेन के प्लान के मुताबिक चलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मार्ता ने खुद को संभाला और हार्लेन के बताए प्लान के मुताबिक घर जाने के लिए हार्लेन के कमरे से बाहर आई। उसने पोर्च पर खड़े वॉल्ट से जानबूझकर कहा, आज तो 12 बज गए, आज मुझे घर लौटने में देरी हो गई। ये बात मार्ता ने इसलिए कही ताकि पुलिस जब वॉल्ट से पूछताछ करे तो वॉल्ट को मार्ता के घर जाने का समय याद रहे। मार्ता के कहते ही वॉल्ट ने यूं ही अपनी घड़ी में समय देखा। फिर मार्ता अपनी कार लेकर निकल गई। अब आगे के प्लान के मुताबिक मार्ता को गेट से निकलते ही जो हाथी का पहला स्टैचू नजर आएगा, उसके आगे से अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़नी थी
ताकि वो सिक्योरिटी कैमरे के पकड़ में न आए। लेकिन यहाँ पर मार्ता कंफ्यूज हो गई और हाथी के स्टैच्यू के पहले ही उसने अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ ली। जंगल में गाड़ी पार्क करके मार्ता बंगले के पीछे वाले कीचड़ भरे रास्ते से वापस बंगले की तरफ आई। हालांकि बंगले के पीछे सुरक्षा के लिए हार्लेन के 2 पालतू कुत्ते हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन हार्लेन जानता था कि वो कुत्ते मार्ता पर भौंकेंगे नहीं, क्योंकि वो मार्ता को पहचानते थे। मार्ता उन कुत्तों को वापस भेजकर बंगले के पीछे आ गई। बंगले के पीछे पौधों के बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए लकड़ी की साइड ट्रेलिस लगी हुई थी। मार्ता उस साइड ट्रेलिस के सहारे ऊपरी मंजिल पर मौजूद खिड़की की ओर जाने लगी, पर तभी मार्ता के भार से साइड ट्रेलिस का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए मार्ता जैसे तैसे ऊपर चढ़ी और खिड़की से घर के अंदर आ गई। उसके बाद प्लान के मुताबिक वो हार्लेन के बेडरूम में गई। उसने हार्लेन के कपड़े पहने और जानबूझकर कदमों से आवाज करती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। वहीं पोर्च पर खड़े वॉल्ट ने बाहर से उसे देखा। वॉल्ट मार्ता को हार्लेन समझ बैठा। उसे लगा कि हार्लेन मिडनाइट स्नैक के लिए किचन में जा रहे हैं, इसलिए उसने बाहर से ही आवाज देकर हार्लेन को वापस बेडरूम में जाने को कहा। उसे सुन मार्ता वापस ऊपर चली गई। इस तरह हार्लेन के इस प्लान से ये बात साबित हो गई कि जब मार्ता घर से निकली थी उस वक्त तक हार्लेन जिंदा थे। उसके बाद प्लान के मुताबिक मार्ता वापस उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर बंगले से बाहर निकल आई। लेकिन तभी बंगले के पीछे वाले कमरे में खिड़की के पास बैठी हार्लेन की मां ने मार्ता को देख लिया। एक पल को तो मार्ता को लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी, पर अगले ही पल हार्लेन की मां ने कहा, रैनसम, तुम फिर से आ गए। बुढ़ापे के कारण हार्लेन की मां की आंखें कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो मार्ता को रैनसम समझ बैठी। मार्ता फौरन वहां से भागी और अपनी कार लेकर सीधा घर चली गई। इस तरह हार्लेन के प्लान से मार्ता ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया था। लेकिन अब मार्ता फंस चुकी थी। अगर वो ब्लांक से कोई भी झूठ बोलती तो उसे उल्टी आ जाती और वो पकड़ी जाती। लेकिन हार्लेन ने मरने से पहले मार्ता को इस सिचुएशन से निकलने का भी एक प्लान बता दिया था। उस प्लान के मुताबिक मार्ता को हार्लेन की मौत के बारे में कुछ कहना ही नहीं था। उसे पुलिस को बस वही बातें बतानी थी जो उस रात सचमुच हुई थी, जैसे कि मार्ता का हार्लेन को उसके कमरे में ले जाना, हार्लेन के साथ बोर्ड गेम खेलना, हार्लेन को दवाई देना और वॉल्ट को गुड बाय कहकर निकल जाना। मार्ता ने वैसा ही किया। उसने ब्लांक से झूठ नहीं बोला, बस उसे आधी सच्चाई बताई। इस तरह ब्लांक के मार्ता से पूछताछ का सिलसिला खत्म हुआ। लेकिन ब्लांक ने मार्ता से कहा, तुम इस बंगले और हार्लेन के परिवार को अच्छे से जानती हो, इसलिए इस छानबीन में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल सुबह हम इस बंगले की छानबीन शुरू करेंगे, तुम तैयार रहना। घबराई हुई मार्ता ब्लांक को मना नहीं कर पाई। अगली सुबह ब्लांक ने मार्ता और अपने साथी ऑफिसर्स के साथ हार्लेन के बंगले की छानबीन शुरू कर दी। ब्लांक सबसे पहले सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी ऑपरेटर से हार्लेन की मौत वाली रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। हार्लेन का सिक्योरिटी सिस्टम काफी पुराना था। ऑपरेटर ने बंगले की कुछ पुरानी तस्वीरें एक बोर्ड पर मैग्नेटिक होल्डर से चिपका रखी थी। सीसीटीवी ऑपरेटर ने ब्लांक को बताया कि वैसे तो वो अक्सर पुरानी रिकॉर्डिंग टेप्स को मैग्नेटिक डिगॉसर मशीन से इरेज कर देता है और उस टेप को फिर से यूज करता है, लेकिन उसने उस रात की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी है। तभी मार्ता ने देखा कि बंगले के गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा में तो हाथी के स्टैचू से पहले की सारी जगहें कवर कर रहा था। उसे याद आया कि हार्लेन ने उसे हाथी के स्टैचू के आगे से अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ने को कहा था, लेकिन मार्ता ने कंफ्यूजन में स्टैचू से पहले ही अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ ली थी, यानी कि उसकी ये मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। ब्लांक ने अपने साथी ऑफिसर से कहा, हम इस टेप को पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से चेक करेंगे। ये सुनकर मार्ता ने ऑपरेटर से वो टेप लेकर अपने पास ही रख लिया। उसके बाद वे लोग वहां से निकलकर बंगले के पीछे वाले रास्ते की ओर जाने लगे, पर जाते जाते मार्ता ने सिक्योरिटी रूम से एक मैग्नेटिक होल्डर उठा लिया, क्योंकि ऑपरेटर की बातें सुनकर मार्ता जान गई थी कि मैग्नेट से किसी भी टेप का डेटा इरेज किया जा सकता है। इसलिए रास्ते में उसने मैग्नेटिक होल्डर को टेप पर रखकर उसका सारा डेटा इरेज कर दिया और वो टेप पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। इस तरह मार्ता ने बड़ी ही चालाकी से अपने खिलाफ एक अहम सबूत मिटा दिया। इसके बाद ब्लांक अपने साथी ऑफिसर से बात करता हुआ बंगले के पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ने लगा, उसी गेट की तरफ जहां से हार्लेन की मौत वाली रात मार्ता वापस बंगले में घुसी थी। मार्ता उनके आगे आगे चल रही थी। तभी गेट के करीब पहुंचकर मार्ता ने देखा कि गेट से अंदर जाने वाले रास्ते की मिट्टी गीली थी और उस रात उस मिट्टी पर मार्ता के जूतों के निशान छप गए थे। वो निशान मार्ता को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी थे। मार्ता बहुत ज्यादा घबरा गई। इतने में ही ब्लांक और उसके साथी ऑफिसर भी वहां पहुंच गए।
और उन्हें भी वहां एक जूते का निशान नजर आ गया। ब्लांक ने फौरन सभी को अपनी जगह पर थम जाने को कहा, लेकिन तब तक मार्ता अपने जूतों के बाकी निशान मिटाती हुई आगे बढ़ चुकी थी। ब्लांक ने मार्ता को भी अपनी जगह पर रुक जाने को कहा, पर मार्ता ने ऐसे जताया जैसे उसे उतनी दूर से ब्लांक की बात सुनाई ना दे रही हो। वो बाकी बचे निशानों पर चलती हुई वापस ब्लांक के पास आ गई। इस तरह मार्ता ने बड़ी ही चालाकी से अपने खिलाफ एक और अहम सबूत मिटा दिया। इसके बाद ब्लांक के साथी ऑफिसर्स वहां आसपास की तलाशी लेने में जुट गए और ब्लांक मार्ता के साथ हार्लेन के ऑफिस रूम की छानबीन करने लगा। इसी दौरान हार्लेन का पोता रैनसम बंगले में आया। दरअसल आज हार्लेन के जायदाद का बंटवारा होने वाला था, इसलिए हार्लेन की पूरी फैमिली एक बार फिर बंगले में इकट्ठा हुई थी। लेकिन रैनसम के आते ही हार्लेन की फैमिली उससे इस बात को लेकर झगड़ने लगी कि रैनसम हार्लेन के फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ था। उनका शोर सुन ब्लांक मार्ता के साथ बाहर आ गया। तभी हार्लेन का कुत्ता अपने मुंह में कोई चीज दबाकर वहां आया और उसे उनके पास छोड़ दिया। मार्ता ने देखा कि वो चीज साइड ट्रेलिस का वही टुकड़ा था जो हार्लेन के मौत वाली रात मार्ता के साइड ट्रेलिस पर चढ़ते वक्त टूटा था। उसे देखते ही ब्लांक को भी समझ आ गया कि वो टुकड़ा साइड ट्रेलिस से कुछ समय पहले ही टूटा था। ब्लांक फौरन उस साइड ट्रेलिस की ओर गया और देखा कि साइड ट्रेलिस के ऊपर एक खिड़की थी। ब्लांक समझ गया कि जरूर कोई उस साइड ट्रेलिस से चढ़कर खिड़की से बंगले के अंदर घुसा होगा। ब्लांक फौरन मार्ता के साथ उस खिड़की के पास आ गया और अपनी पैनी नजरों से उस जगह की छानबीन करने लगा। ब्लांक ने पाया कि खिड़की और कारपेट पर मिट्टी लगी हुई थी। उसे देख ब्लांक ने अपने साथी ऑफिसर से कहा, हार्लेन की मौत वाली रात जरूर कोई सीढ़ियों से चढ़कर खिड़की से अंदर घुसा था और वो जो भी था उसका हार्लेन की मौत में जरूर कोई हाथ है। इसके बाद ब्लांक ने हार्लेन के परिवार में यह घोषणा कर दी कि जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। अब हार्लेन का वकील भी बंगले में आ चुका था। उसने परिवार के सारे सदस्यों के सामने हार्लेन की वसीयत पढ़नी शुरू की। परिवार के सारे सदस्य ये जानने के लिए अपना दिल थामे बैठे थे कि हार्लेन की अरबों की संपत्ति में से किसे कितना हिस्सा मिलने वाला है। इतने में ही वकील ने वसीयत पढ़ते हुए कहा, हार्लेन ने ये वसीयत अपनी मौत के एक हफ्ते पहले ही तैयार करवाई थी, जिसके मुताबिक हार्लेन ने अपनी सारी संपत्ति और अपना बंगला भी अपनी नर्स मार्ता के नाम कर दिया है। इतना सुनते ही सारे लोगों के चेहरे से हवाइयां ही उड़ गई, लेकिन उनसे भी बड़ा झटका मार्ता को लगा। गुस्से से बौखलाए हार्लेन के फैमिली मेंबर्स मार्ता को खरी खोटी सुनाते हुए जायदाद वापस लौटाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगे। पर उस वक्त मार्ता खुद शौक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मार्ता ने वहां से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। वो घर लौटने के लिए कार में बैठ गई, पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इतने में ही रैनसम अपनी कार लेकर वहां आ गया और मार्ता को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसके बाद मार्ता रैनसम के साथ वहां से निकल गई। रैनसम मार्ता को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया। रैनसम ने मार्ता से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ सोच समझकर ही जायदाद तुम्हारे नाम किया होगा, लेकिन मैं जितना अपने ग्रैंडफादर को जानता हूं वो खुदकुशी तो कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए मुझे सच सच बताओ कि उस रात जब तुम उन्हें दवाई देने उनके कमरे में ले गई थी तब क्या हुआ था। मैं जानता हूं कि झूठ बोलने पर तुम्हें उल्टी आ जाती है, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। मार्ता बहुत डरी हुई थी। वो रैनसम को उस रात हुई घटना के बारे में सब सच बताने लगी। इसी दौरान दूसरी ओर हार्लेन के फैमिली मेंबर्स वकील के साथ बैठकर मार्ता से जायदाद वापस पाने का प्लान बना रहे थे, पर वकील ने साफ कह दिया था कि मार्ता के अलावा अब कोई भी हार्लेन की वसीयत बदल नहीं सकता। तभी जॉनी ने वकील से कहा, जैसा कि डिटेक्टिव ब्लांक का मानना है कि हार्लेन की मौत एक हत्या है, अगर हार्लेन की हत्या में मार्ता का हाथ हुआ तब क्या होगा। इस पर वकील ने बताया, अगर ये बात साबित हो गई तो फिर कानूनी तौर पर मार्ता का हार्लेन की जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है क्योंकि हार्लेन की मौत पहले ही सुसाइड साबित हो चुकी है। ये सुनकर सभी की नजरें पीछे बैठे ब्लांक की ओर मुड़ गई। जॉनी ने ब्लांक से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मार्ता हार्लेन की कातिल हो सकती है? इस पर ब्लांक ने कहा, कातिल कौन है ये तो इस वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका पता जल्द ही लगा लूंगा। इसी दौरान ब्लांक को याद आया कि इस केस में हार्लेन की माँ भी तो एक अहम कड़ी है। ब्लांक उसी वक्त हार्लेन की माँ से पूछताछ करने चला गया। दूसरी ओर मार्ता रैनसम को वो सारी सच्चाई बता चुकी थी कि कैसे उसके गलत दवाई देने के बाद हार्लेन ने उसे आरोपों से बचाने के लिए खुशी कर ली थी। रैनसम ने मार्ता से हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस मुसीबत से निकलने में मदद करूंगा और तुम्हें जायदाद वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद के बदले बस तुम मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा दे देना। इस पर मार्ता राजी हो गई।
फिर अगली सुबह तक सारे अखबारों और न्यूज चैनलों में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मशहूर नॉवेलिस्ट हार्लेन थ्रॉम्बे ने अपनी सारी जायदाद मार्ता के नाम कर दी है। मार्ता के घर के बाहर भी न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। साथ ही मार्ता के घर बड़े बड़े वकीलों के विजिटिंग कार्ड्स और लेटर्स भी आए थे। तभी मार्ता ने देखा कि उन लेटर्स में से एक लेटर का एनवेलप बिल्कुल कोरा था। मार्ता ने जब उस एनवेलप को खोलकर देखा तो उसके अंदर मौजूद लेटर में लिखा था, मुझे पता है तुमने क्या किया है। साथ ही उसमें हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट की एक अधूरी फोटोकॉपी भी थी, लेकिन वो फोटोकॉपी ब्लड रिपोर्ट के ऊपरी हिस्से की थी, जिसमें केवल हार्लेन का नाम और पता लिखा हुआ था। ब्लड रिपोर्ट वाला हिस्सा उसमें नहीं था। उसे देख मार्ता समझ गई कि कोई उसे ब्लैकमेल करना चाहता है और ब्लैकमेलर के पास हार्लेन का ब्लड रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट से ये पता चल सकता था कि मार्ता ने हार्लेन को मॉर्फिन का ओवरडोज दिया था, जिससे मार्ता फंस सकती थी। बस इतना ही नहीं, उस कागज में मार्ता के मेडिसिन बैग टैग का एक प्रिंट भी था, यानी कि उस ब्लैकमेलर के पास मार्ता का मेडिसिन बैग भी था। डरी सहमी मार्ता उसी वक्त रैंसम के घर पहुंची और उसे वो लेटर दिखाते हुए सारी बात बताई। उसे देख रैंसम ने मार्ता से कहा, आखिर ब्लैकमेलर ने सबूत के तौर पर ये आधी ब्लड रिपोर्ट क्यों भेजी है? और तो और ब्लैकमेलर ने पैसे या किसी चीज की मांग भी नहीं की है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो दोनों उस मेडिकल लैब की ओर निकल पड़े जहां हार्लेन का ब्लड टेस्ट हुआ था। लेकिन जब वे दोनों उस लैब के करीब पहुंचे तो देखा कि वो लैब पूरी तरह जलकर तबाह हो चुका था। वहीं पुलिस की टीम के साथ ब्लांक भी मौजूद था। पुलिस वाले ब्लांक को बता रहे थे कि लैब में मौजूद सारे रिपोर्ट्स और कंप्यूटर्स जलकर राख हो चुके हैं, पर आग लगने का कारण उन्हें पता नहीं चल पाया है। जलते हुए लैब को देख रैंसम ने मार्ता से कहा, शायद ब्लैकमेलर चाहता है कि हार्लेन की रिपोर्ट की कॉपी, जो तुम्हारे खिलाफ एक अहम सबूत है, वो सिर्फ ब्लैकमेलर के पास ही रहे, इसलिए उसने लैब के साथ बाकी रिपोर्ट्स जला दिए होंगे। ये बताकर रैंसम ने मार्ता से पूछा, क्या तुम्हें ब्लैकमेलर का कोई और मैसेज या ईमेल आया है? ये सुनकर जब मार्ता ने अपना ईमेल चेक किया तो सचमुच उसे एक अननोन आईडी से ब्लैकमेलर का ईमेल आया था, जिसमें एक जगह का एड्रेस और उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए 10 बजे का समय दिया था। मार्ता ने देखा कि 10 बजने में केवल आधा घंटा बचा था। मार्ता और रैंसम उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी ब्लांक ने उन्हें वहां देख लिया। ब्लांक को देखते ही मार्ता सनसनाती रफ्तार से गाड़ी भगाती हुई उस एड्रेस पर जाने लगी, पर वो ब्लांक से ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। ब्लांक ने पुलिस की टीम की मदद से उन्हें पकड़ लिया, पर ब्लांक ने मार्ता के बजाय पुलिस से रैंसम को गिरफ्तार करने को कहा। ब्लांक ने मार्ता को बताया, मुझे हार्लेन की बूढ़ी माँ ने सब बता दिया है। हार्लेन की मौत वाली रात उन्होंने रैंसम को साइड ट्रेलिस से नीचे उतरते हुए देखा था। उसे सुन मार्ता समझ गई कि ब्लांक उस बारे में बात कर रहा था जब हार्लेन की माँ ने मार्ता को साइड ट्रेलिस से नीचे उतरते देखा था, और वो मार्ता को ही रैंसम समझ बैठी थी। लेकिन उस वक्त मार्ता ने ब्लांक को सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे पहले ब्लैकमेलर से मिलकर अपने खिलाफ सबूत मिटवाने थे। ब्लांक को भी मार्ता पर शक नहीं था। उसे लगा कि रैंसम मासूम मार्ता का फायदा उठा रहा था और उसी ने पुलिस से बचने के लिए मार्ता को कार तेजी से भगाने को कहा था। पुलिस रैंसम को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी और ब्लांक भी मार्ता के साथ उनके पीछे पुलिस स्टेशन जाने लगा। अब मार्ता के ब्लैकमेलर से मिलने का समय बस खत्म होने ही वाला था। ये देख मार्ता ने ब्लांक से पूछा, मुझे पास ही एक जगह पर एक छोटा सा काम है, क्या मैं कुछ देर के लिए वहां जा सकती हूँ? इस पर ब्लांक ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मार्ता ने फौरन ब्लैकमेलर के दिए एड्रेस पर कार घुमा ली। वो एड्रेस एक बंद पड़ी बिल्डिंग का बेसमेंट था। मार्ता कार से उतरकर जब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंची तो अंदर उसे अपना मेडिसिन बैग पड़ा हुआ मिला। तभी उसने देखा कि अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मार्ता जब उसके पास गई तो देखा कि वो तो हार्लेन की हाउसकीपर फ्रेंड थी, जो उस कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी। उसके पास हार्लेन का ब्लड रिपोर्ट वाला एनवेलप तो था, पर उस एनवेलप में से रिपोर्ट गायब थी। मार्ता समझ गई कि फ्रेंड ही उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि फ्रेंड की ये हालत कैसे हो गई। तभी अचानक फ्रेंड जाग गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, मानो उसे सांस लेने में दिक्कतें हो रही हो। मार्ता ने फौरन उसे जमीन पर लिटा दिया। तभी मार्ता ने देखा वहीं पास ही मॉर्फिन ड्रग की एक खाली शीशी और एक इंजेक्शन पड़ा था। उसे देख मार्ता समझ गई कि किसी ने फ्रेंड को मॉर्फिन का ओवरडोज दे दिया है। मार्ता ने फ्रेंड से पूछा, तुम्हें मॉर्फिन किसने दिया? पर फ्रेंड कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से मार्ता से बस इतना बताया, ब्लड रिपोर्ट की कॉपी मेरी सीक्रेट जगह पर है। इतना कहते ही फ्रेंड अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। मार्ता चाहती तो अपना मेडिसिन बैग लेकर वहां से भाग सकती थी, पर फ्रेंड को ऐसे तड़पता देख उसने खुद के पकड़े जाने की परवाह ना की और फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दिया।
कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां आ गई और मार्ता ब्लैंक के साथ फ्रैन को लेकर हॉस्पिटल चली आई। अब मार्ता में सच्चाई को और छुपाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने तय कर लिया कि वो ब्लांक को सब सच बता देगी, लेकिन ब्लांक ने उसे बताया कि रैनसम तो पुलिस को पहले ही उसकी सारी सच्चाई बता चुका है और सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है। ये सुनकर मार्ता ने ब्लांक से कहा, ये तो रैनसम ने अच्छा किया, वरना मेरे गुनाह की सजा उसे मिल जाती। लेकिन इससे पहले कि पुलिस मुझे अरेस्ट करे, मैं खुद हार्लेन के पूरे परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ और सारी जायदाद उनके हवाले करना चाहती हूँ। ब्लांक मार्ता के इस फैसले का सम्मान करते हुए उसे हार्लेन के बंगले में ले जाने लगा। रास्ते में मार्ता ने ब्लांक को हार्लेन की मौत से लेकर फ्रैन के उसे ब्लैकमेल करने तक की सारी कहानी सुनाई। इसी के साथ वे लोग हार्लेन के बंगले में पहुंच गए। तभी एकदम से मार्ता को फ्रैन की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि ब्लड रिपोर्ट की कॉपी मेरी सीक्रेट जगह पर है। मार्ता फ्रैन की सीक्रेट जगह जानती थी। वो जगह एक पुरानी घड़ी के नीचे मौजूद ड्रॉअर थी, जहां फ्रैन अक्सर अपनी सिगरेट छुपाया करती थी। मार्ता ने जब उस ड्रॉअर को खोला तो उसके अंदर ही हार्लेन के ब्लड रिपोर्ट की कॉपी थी। मार्ता ने उसे पढ़ा तक नहीं और अपने हाथों से ही अपने गुनाह का वो सबूत ब्लांक के हवाले कर दिया। ब्लांक उस रिपोर्ट को देखने लगा। इसी दौरान मार्ता हार्लेन की फैमिली के पास आ गई। मार्ता उनके आगे अपना गुनाह कबूल करने ही वाली थी कि तभी अचानक ब्लांक ने उसे रोक लिया और एक दूसरे कमरे में ले आया। ब्लांक ने मार्ता और अपने साथी पुलिस ऑफिसर से कहा, हार्लेन के मौत की असली गुनहगार मार्ता नहीं बल्कि रैनसम ही है, और वो इंसान भी रैनसम ही है जिसने मुझे गुप्त रूप से पैसे भेजकर इस केस की छानबीन करने के लिए हायर किया था। ये सुनकर सारे भौचक्के रह गए। इतने में ही ब्लांक का साथी पुलिस ऑफिसर रैनसम को वहां ले आया। मार्ता ने ब्लांक से कहा, मुझे पता है कि आप रैनसम को गुनहगार इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि रैनसम को हार्लेन की मां ने सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा था, लेकिन उन्होंने रैनसम को नहीं बल्कि मुझे देखा था और वो गलती से मुझे ही रैनसम समझ बैठी थी। रैनसम बेकसूर है। इस पर ब्लांक ने कहा, तुम्हें पार्टी की वो शाम तो याद ही होगी जब रैनसम की हार्लेन से बहस हुई थी। वो बहस इसलिए हुई थी क्योंकि हार्लेन ने रैनसम को ये बात उसी रात बता दी थी कि उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स को जायदाद से बेदखल करके सारी जायदाद मार्ता के नाम कर दी है, क्योंकि सिर्फ मार्ता ही थी जिसने उसकी अच्छे से देखरेख की थी। बाकियों ने तो बस उनसे अपने मतलब के लिए रिश्ता रखा हुआ था। ये सुनने के बाद उस रात रैनसम हार्लेन को धमकी देकर वहां से निकल गया था, लेकिन रैनसम को ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी कि हार्लेन उनके हिस्से की जायदाद एक पराई लड़की के नाम कैसे कर सकते हैं। उसी वक्त रैनसम के दिमाग में एक शातिर प्लान ने जन्म लिया। रैनसम ने सिक्योरिटी कैमरे से बचते हुए अपनी गाड़ी बंगले के पीछे वाले रास्ते की ओर मोड़ ली और वापस बंगले में आ गया। उस वक्त घर के सारे लोग हार्लेन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। रैनसम बंगले के पीछे लगे साइड ट्रेलिस से चढ़ता हुआ खिड़की से अंदर घुसा और चुपके से हार्लेन के स्टडी रूम में आ गया, जहां पर मार्ता अपना मेडिसिन बैग रखा करती थी। रैनसम ने मार्ता के बैग से हार्लेन की पेन किलर और मॉर्फिन की शीशी बाहर निकाली। फिर उसने एक इंजेक्शन की मदद से पेन किलर की शीशी में मॉर्फिन भर दिया और मॉर्फिन की शीशी में पेन किलर, और साथ ही उसने मॉर्फिन का एंटीडोट भी निकालकर अपने पास रख लिया। रैनसम का प्लान था कि जब मार्ता हार्लेन को पेन किलर देगी तो उसमें मॉर्फिन भरा होगा, जिसके ओवरडोज से हार्लेन की मौत हो जाएगी और हार्लेन की मौत का इल्जाम मार्ता पर आ जाएगा। कानून के मुताबिक अगर मार्ता हार्लेन की मौत की जिम्मेदार होती है तो उसका हार्लेन की जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा। रैनसम का ये शातिर प्लान सुनकर मार्ता के होश उड़ गए, लेकिन साथ ही उसे एक और बात समझ आई। उसने कहा, अगर रैनसम ने दवाइयों की अदला बदली कर दी थी तब तो मॉर्फिन की शीशी में पेन किलर रहा होगा, और मैंने तो हार्लेन को मॉर्फिन की शीशी से ही दवाई दी थी, यानी कि मैंने हार्लेन को पेन किलर ही दिया था, मॉर्फिन नहीं। इस पर ब्लांक ने हामी भरी और इस बात को साबित करने के लिए उसने मार्ता से छुपाकर पेन किलर और मॉर्फिन की शीशियों के लेबल्स में सफेद टेप चिपकाकर रख दिया। इसके बाद ब्लांक ने मार्ता से मॉर्फिन की शीशी उठाकर उसे देने को कहा। मार्ता ने एक नजर देखकर ही शीशी उठाकर ब्लांक को दे दी। ब्लांक ने उस शीशी के लेबल से टेप हटाया। वो शीशी मॉर्फिन की ही थी। ब्लांक ने मार्ता से कहा, तुम एक अनुभवी नर्स हो, तुम हार्लेन को इतने समय से दवाई देती आ रही हो कि तुम दवाई के लिक्विड को देखकर ही ये पहचान सकती हो कि कौन सी दवाई पेन किलर है और कौन सी मॉर्फिन। ऐसे ही उस रात भी तुमने केवल लिक्विड को देखकर ही पेन किलर दवाई उठाई थी और हार्लेन को इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन रैनसम ने दवाइयों की अदला बदली कर दी थी, जिस कारण उस दवाई में मॉर्फिन का लेबल देख तुम्हें लगा कि तुमने गलती से हार्लेन को मॉर्फिन दे दिया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और अगर उस रात हार्लेन तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करने देते तो आज वो जिंदा होते। ये सुनकर रैनसम ने मार्ता से कहा, इस डिटेक्टिव की बातों पर यकीन मत करो,
ये बिना सबूत के कुछ भी बकवास कर रहा है। इस पर ब्लांक ने कहा, मार्ता, तुम्हें वो घटना तो याद ही होगी जब तुम बंगले की साइड ट्रेली से नीचे उतरी थी। तब हार्लेन की मां ने तुम्हें रैंसम समझ लिया था और कहा था, रैंसम तुम फिर से आ गए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुमसे पहले रैंसम भी दवाइयों की अदला बदली कर उन्हीं साइड ट्रेली से वापस नीचे उतरा था और उस वक्त भी हार्लेन की मां ने उसे देख लिया था। ब्लांक ने आगे बताया, रैंसम को पूरा यकीन था कि उसके प्लान से मार्ता फंस जाएगी, लेकिन जब रैंसम को यह बात पता चली कि पुलिस ने हार्लेन की मौत को सुसाइड बताकर बंद कर दिया है, तो रैंसम ये सोचकर परेशान हो गया कि मार्ता तो कातिल साबित हुई ही नहीं, अब तो हार्लेन की सारी जायदाद मार्ता को मिल जाएगी। लेकिन रैंसम ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। उसने एक और चाल चली और नोटों की एक गड्डी के साथ हार्लेन की मौत वाली खबर का कटआउट एक एनवेलप में भरकर गुप्त रूप से मुझे भेज दिया, ताकि मैं इस केस को दोबारा छानबीन करके मार्ता को गुनहगार साबित कर सकूं। उसके बाद जब हार्लेन का पूरा परिवार हार्लेन के फ्यूनरल में गया हुआ था, तब रैंसम एक बार फिर वापस बंगले में आया। वो इस गलत फहमी में था कि मार्ता के हार्लेन को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने से ही हार्लेन मरा था, इसलिए अब रैंसम को अदला बदली की हुई दवाइयों को वापस उनकी सही जगह पर भरना था और मॉर्फिन का एंटीडोट भी वापस रखना था, ताकि इससे ये बात साबित हो जाए कि मार्ता ने जानबूझकर हार्लेन को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया था और एंटीडोट होते हुए भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त हाउसकीपर फ्रैन बंगले में ही थी। फ्रैन ने रैंसम को मार्ता के बैग में मौजूद दवाइयों से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। हालांकि उसे सच्चाई तो पता नहीं थी, पर उसे शक हुआ कि जरूर हार्लेन की मौत में रैंसम का कोई हाथ है। फ्रैन हार्लेन को अपने पिता की तरह मानती थी, इसलिए उसने सच्चाई के तह तक जाने की कोशिश की। फ्रैन को शक था कि कहीं रैंसम ने हार्लेन की दवाइयों में कोई जहर तो नहीं मिला दिया था। फ्रैन की बहन उसी लैब में रिसेप्शनिस्ट थी जिस लैब में हार्लेन के खून की जांच हुई थी। फ्रैन को उसकी बहन से हार्लेन के ब्लड रिपोर्ट की एक कॉपी मिल गई। हालांकि उस रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि हार्लेन को कोई जहर नहीं दिया गया था, पर फिर भी फ्रैन ने एक चाल चली। पहले तो उसने हार्लेन के घर से मार्ता का बैग चुरा लिया। उसके बाद उसने रैंसम को एक लेटर भेजकर ब्लैकमेल किया। उस लेटर में हार्लेन के ब्लड रिपोर्ट की अधूरी फोटोकॉपी, मार्ता के बैग टैग का प्रिंट और उसके साथ ही वो शब्द लिखा था, मैं जानती हूँ तुमने क्या किया है। और साथ ही फ्रैन ने उसमें एक एड्रेस लिखकर ठीक 8 बजे रैंसम को वहां मिलने बुलाया था। फ्रैन को यकीन था कि अगर रैंसम का हार्लेन के कत्ल में कोई हाथ होगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। ये सुन मार्ता ने ब्लैंक को बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन फ्रैन ने तो वो ब्लैकमेल वाला लेटर मुझे भेजा था। इस पर ब्लैंक ने कहा, नहीं, फ्रैन ने वो लेटर रैंसम को ही भेजा था और रैंसम ने तुम्हें। ब्लैंक ने आगे बताया कि जब रैंसम को वो लेटर मिला तो वो डर गया था, लेकिन जब रेस्टोरेंट में मार्ता ने रैंसम को उस रात हुई पूरी घटना बयान की तो रैंसम समझ गया कि मार्ता ने तो हार्लेन को मॉर्फिन वाला इंजेक्शन लगाया था जिसमें पेन किलर भरा था, यानी कि हार्लेन मॉर्फिन से नहीं बल्कि अपना गला काटने से ही मरा था। ये जानकर रैंसम खुश हो गया कि उस ब्लैकमेलर के पास हार्लेन की जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसे ये चिंता भी सताने लगी कि अगर हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल होगी तो मार्ता भी निर्दोष साबित हो जाएगी और वो मार्ता से जायदाद वापस नहीं ले पाएगा। ये जानने के बाद रैंसम ने मार्ता को दोषी साबित करने के लिए एक आखिरी खेल खेला। उसने आधी रात उस लैब में आग लगा दिया जहां हार्लेन का ब्लड टेस्ट हुआ था, ताकि हार्लेन के ब्लड टेस्ट का कोई रिकॉर्ड न रहे। फिर उसने मार्ता के घर फ्रैन का ब्लैकमेल वाला लेटर भेज दिया, लेकिन उसने उसमें 8 बजे का समय हटाकर मार्ता को ईमेल करके सुबह 10 बजे फ्रैन के बताए एड्रेस पर ही मिलने बुलाया। उसके बाद रैंसम फ्रैन के दिए समय 8 बजे ही उस एड्रेस पर पहुंच गया। वहां फ्रैन मार्ता के मेडिसिन बैग और हार्लेन के ब्लड रिपोर्ट के साथ पहले से ही मौजूद थी। रैंसम को वहां देख फ्रैन समझ गई कि रैंसम हार्लेन की मौत का दोषी है, इसलिए वो उसके ब्लैकमेल करने पर वहां आ गया। तभी रैंसम ने फ्रैन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और मार्ता के बैग से मॉर्फिन ड्रग लेकर उसे फ्रैन पर इंजेक्ट कर दिया और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद उसने फ्रैन से हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट लेकर उसे मार्ता के बैग के पास जलाकर छोड़ दिया और वहां से चला गया। अब रैंसम का प्लान ये था कि वो मार्ता को गुमराह करके उसे फ्रैन के पास भेजेगा। तब तक फ्रैन मर चुकी होगी। मार्ता जैसे ही फ्रैन के पास पहुंचेगी, रैंसम उसी वक्त एक अननोन नंबर से पुलिस को कॉल करके उसी एड्रेस पर भेज देगा। जब पुलिस मार्ता को फ्रैन की डेड बॉडी के पास देखेगी और देखेगी कि वहां मार्ता का बैग है जिसमें से फ्रैन को मॉर्फिन दिया गया है, तो पुलिस समझेगी कि फ्रैन को मार्ता ने ही मॉर्फिन देकर मारा है। और साथ ही पुलिस को मार्ता के बैग के पास हार्लेन की जली हुई ब्लड रिपोर्ट भी मिलेगी,
जिससे पुलिस को यकीन हो जाएगा कि मार्ता का हार्लेन की मौत में भी हाथ है, जिसका सबूत मिटाने के लिए उसने लैब और उस रिपोर्ट को जला दिया है। इस तरह पुलिस मार्ता को अरेस्ट कर लेगी और हार्लेन की सारी जायदाद वापस रैनसम और उसकी फैमिली को मिल जाएगी। लेकिन रैनसम का ये शातिर प्लान फेल हो गया, क्योंकि जब मार्ता फ्रैन के पास पहुंची उस वक्त पुलिस ने रैनसम को अरेस्ट कर लिया था। इसलिए वो पुलिस को कॉल करके उन्हें मार्ता के पास नहीं भेज पाया। और वो तो अच्छा हुआ कि फ्रैन ने ब्लड रिपोर्ट की एक कॉपी बंगले में छुपा कर रखी थी, जिससे ब्लांक को ये पता चल गया कि मार्ता ने हार्लेन को मॉर्फिन ड्रग दिया ही नहीं था, वरना मार्ता हार्लेन की फैमिली के आगे अपना गुनाह कबूल करके फंस जाती। ये सब सुनकर रैनसम ने ब्लांक से कहा, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो मुझे दोषी साबित कर सके, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में ही मार्ता को हॉस्पिटल से एक कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद मार्ता ने सभी को बताया फ्रैन की जान बच गई है और अब फ्रैन की गवाही से रैनसम का जेल जाना तो तय है। ये सुन रैनसम मार्ता के पास आया और बोला, हाँ मैंने ही फ्रैन को मारा और तुम्हें फंसाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे ग्रैंडफादर की जायदाद तुम जैसी मामूली लड़की हमसे छीन कर ले जाए। और वैसे भी तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और फ्रैन तो मरी ही नहीं है। इसलिए अगर तुम मुझे सिर्फ फ्रैन के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में डाल भी दो तो मेरा वकील मुझे मिनटों में छुड़ा लेगा। रैनसम ने इतना कहा ही था कि तभी मार्ता ने रैनसम के चेहरे पर ही उल्टी कर दी, क्योंकि मार्ता झूठ बोल रही थी। असल में फ्रैन मर चुकी थी, लेकिन मार्ता के इस झूठ से रैनसम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और ब्लांक ने अपने फोन पर उसे रिकॉर्ड भी कर लिया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने फौरन रैनसम को गिरफ्तार कर लिया। रैनसम ने मार्ता को गुनाहों के दलदल में धकेलने की लाख कोशिशें की, पर अंत में मार्ता की अच्छाई उसे उस दलदल से बाहर खींच लाई और साथ ही उसे हार्लेन की जायदाद का तोहफा भी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल से भरी कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।